चलो चलो ठीक है, अब पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर। यार कौन कौन है? श्रेया, दृष्टि, माहिर, परविंदर, प्रद्युमन, राजोलीन, सोनाली, सौम्य, स्वान्वी, तनिषा, तीशा, विदिशा। क्या क्या पार्टी की है? हाँ सही बात। चल, जिस दिन उड़ीसा गवर्नमेंट फिर से अलाउ कर देगा उस दिन। नया नोटिफिकेशन पढ़ो पहले। 5 फैब तक नो पिकनिक। छत्तीसगढ़ जाने से भी क्या होगा? वहां भी बंद है। वहां भी बंद हो गया। हर जगह बंद हो गया। वेस्ट बंगाल बगल में, वहां भी बंद हो गया। और कुछ प्लान करेंगे, चिंता मत करो, कुछ ना कुछ करेंगे। हाँ चलो चलो ठीक है, शुरू शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़े थे? हाँ वही, पिछले साल कहाँ तक पढ़े थे? पिछले पिछले साल लास्ट टॉपिक जो हम पढ़े थे वो था रिलेशनशिप बिटवीन टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट। उसके बाद पढ़े थे रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। ये हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़े थे लास्ट क्लास में, है ना। अब यहाँ से आगे चलते हैं, थोड़ा सा कुछ छोटा छोटा टॉपिक बाकी है, पहले उसको कवर कर लेते हैं। जैसे एक है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। पेज नंबर है, पेज नंबर 61 पे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। एक छोटा सा टॉपिक बाकी था, पहले उसको कवर कर लेते, ठीक है। क्या लिखा हुआ है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न में? देखते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न स्टेट्स दैट व्हेन, ये डेफिनेशन आता है, सिर्फ एक ही लाइन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, डेफिनेशन का। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न होता क्या है, ठीक है, देखना। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न स्टेट्स दैट when more and more unit of a variable factor are employed with fixed factor, the marginal product of variable factor must fall। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है संयम? स्टेटमेंट एक लिखा है, उसको पढ़ना है और उसका मतलब बताना है, बस। बोलो। Law of diminishing return states that when more and more unit of a variable factor are employed with a fixed factor, then marginal product of the variable factor must fall। हाँ, थोड़ा मोड़ा सही है, लेकिन इसका मतलब ये है कि मान लो हमारे पास एक मशीन है, जैसे जैसे हम उसमें लेबर बढ़ाते जाएंगे तो ओवरऑल अगर हम लास्ट में देखेंगे तो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? फॉल हो जाएगा। लेकिन ऐसा हमेशा होता है? हमेशा देखो, स्टार्ट इसका पैटर्न क्या होता है? स्टार्टिंग में इंक्रीज होगा, फिर स्टार्टिंग में इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगा, फिर डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगा, और उसके बाद डिक्रीज होगा। लेकिन हम यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं वहां पे लिखा हुआ है, अगर हम फिक्स्ड फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करते जाएं, फिक्स फैक्टर तो फिक्स ही रहेगा, अगर वेरिएबल फैक्टर का रेशियो को कंटिन्यूअसली इंक्रीज करते जाएं तो हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा? कि मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हुआ है? फॉल हुआ है। ये ऐसा क्यों लिखा हुआ है? बिकॉज ये ओवरऑल देख रहा है ना, ऐसा नहीं देख रहा कि स्टार्टिंग में क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, बाद में क्या हुआ। ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो हमको क्या मिलेगा? कि ओवरऑल मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो रहा है? फॉल हो रहा है। क्योंकि वो जो इंक्रीजिंग फेज होता है ना, वो बहुत छोटा होता है। स्टार्टिंग में जो इंक्रीजिंग फेज होता है वो बहुत ही छोटा होता है। जैसे एक मशीन है, हम लेबर एम्प्लॉय करते गए, एक लेबर था, दो लेबर आया, तीसरा आया, चौथा आया, बस यहीं तक हमको इंक्रीजिंग रिटर्न मिलेगा, है ना। वो फेज बहुत छोटा होता है। उसके बाद का जो डिक्रीजिंग रिटर्न का फेज है वो फेज बहुत बड़ा होता है, ठीक है। उसके बाद ये उसका मीनिंग समझाया है, इसको तुम चाहो तो डायरेक्टली कट कर सकते हो, कोई मतलब नहीं है इसका। हाँ हाँ, तुम्हारा तो पूरा ही चलेगा, तुम चिंता नहीं कर। बाकी सभी के लिए इसको आराम से कट कर सकते हो, ठीक है। चल, अब ऊपर आते हैं, कुछ टॉपिक और बाकी है ऊपर में। आ जाओ, स्टार्टिंग में आ जाओ चैप्टर के। कुछ डिफरेंस बिटवीन लिखना बाकी है, पहले उसको लिखेंगे। सबसे पहला डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। बताओ, शॉर्ट रन क्या होता है, लॉन्ग रन क्या होता है?
बोलो फटाफट। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन, शॉर्ट रन क्या होता है, लॉन्ग रन क्या होता है? शॉर्ट रन में, रुको रुको, एक एक सबको मौका मिलेगा। लॉन्ग रन, आउटपुट चेंज, तो आउटपुट हर में होता है, फिक्स्ड फैक्टर चेंज हो सकता है लॉन्ग रन में, है ना। शॉर्ट रन एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जहां पे हर एक फैक्टर वेरिएबल होता है एक्सेप्ट एनी वन फैक्टर, मतलब एटलीस्ट कोई एक फैक्टर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, बाद बाकी सारा फैक्टर क्या होगा, फिक्स वेरिएबल होगा, ठीक है। लेकिन लॉन्ग रन एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें हर एक फैक्टर क्या होगा, वेरिएबल होगा, ठीक है। तो लिखना मीनिंग, शॉर्ट रन रेफर्स टू अ टाइम पीरियड, उतना तुम लोग लिखना, शॉर्ट रन रेफर्स टू अ टाइम पीरियड इन विच आउटपुट कैन बी increased by increasing only variable factor. Short run refers to a time period. Short run refers to a time period in which output can be increased by increasing only variable factor. यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ variable factor को कर सकते हैं, बाकी कोई भी factor को change नहीं कर सकते। Long run में लिखना वही, long run refers to a time period in which output can be increased by increasing all factors, सभी फैक्टर्स को हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन, शॉर्ट रन में फैक्टर्स को कैसे कैसे क्लासिफाई करते हो, कौन कौन से कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, वेरिएबल और फिक्स, लेकिन लॉन्ग रन में सभी वेरिएबल। फैक्टर्स आर क्लासिफाइड एज फिक्स्ड एंड वेरिएबल बोथ, फिक्स्ड एंड वेरिएबल बोथ। और यहां पे लिखना फैक्टर्स आर क्लासिफाइड एज वेरिएबल ओनली। अच्छा, प्राइस डिटर्मिनेशन, प्राइस डिटर्मिनेशन मतलब, प्राइस डिटर्मिनेशन का मतलब होता है जो प्रोडक्ट तुम मैन्युफैक्चर कर रहे हो उसका प्राइस को डिटरमाइन करना कि कितने रुपए में बेचेंगे। तो कैसे करोगे बताओ? शॉर्ट रन में क्या चीज थोड़ा बढ़ता है, शॉर्ट रन में क्या चीज थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं हम लोग, फैक्टर से प्राइस थोड़ी डिटरमाइन होगा, फैक्टर से प्राइस डिटरमाइन होगा, किससे डिटरमाइन होगा, डिमांड से होगा, डिमांड और सप्लाई से ही तो प्राइस डिटरमाइन होगा। कितना रुपए में किसी प्रोडक्ट को बेचना है वो कैसे पता चलेगा, डिमांड चैप्टर में पढ़े थे, कितना डिमांड है प्रोडक्ट का और कितना सप्लाई है उस हिसाब से, ठीक है। अच्छा अच्छा, शॉर्ट रन में हमारे पास ऑप्शन क्या क्या होता है, क्या हम बहुत ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, नहीं बढ़ा सकते, थोड़ा मोड़ा ही बढ़ा सकते हैं, मतलब हम लोग सिर्फ वेरिएबल फैक्टर को चेंज करके हम लोग डिमांड को चेंज कर सकते हैं, मतलब सप्लाई को चेंज करते हैं। अगर हम सप्लायर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो हम लोग सप्लाई को चेंज कर सकते हैं, अगर डिमांड पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो डिमांड को चेंज कर सकते हैं। बहुत ज्यादा चेंजेस हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन लॉन्ग रन में कर सकते हैं, जितना चाहे उतना बना सकते हैं, तो कभी शॉर्टेज वाला सिचुएशन आएगा ही नहीं, है ना। तो प्राइस डिटर्मिनेशन में लिखना, प्राइस डिटर्मिनेशन में शॉर्ट रन में, इन शॉर्ट रन डिमांड is more active in price determination. Important point है, more active in price determination as supply cannot be increased immediately with increase in
डिमांड इंक्रीज होने से हम लोग सप्लाई को तेजी से इंक्रीज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका मतलब प्राइस किसके बेसिस पे डिटरमाइन होगा, डिमांड कितना आ रहा है। अगर डिमांड बहुत ज्यादा आ रहा है तो प्राइस भी बहुत ज्यादा होगा, अगर डिमांड कम आ रहा है तो प्राइस भी बहुत कम, ठीक है। लेकिन लॉन्ग रन में ऐसा नहीं होता, लॉन्ग रन में कुछ और फैक्टर्स है, क्या लिखना पहले, इन द लॉन्ग रन बोथ डिमांड एंड सप्लाई प्ले इक्वल रोल प्राइस डिटरमाइन। ये पॉइंट के यहाँ पे लिख लेना इंपॉर्टेंट, थर्ड पॉइंट में लिख लेना इंपॉर्टेंट। अब देखना क्या मतलब है दोनों का, जिसको नहीं समझ में आया ध्यान से देखना। प्राइस डिटर्मिनेशन शॉर्ट रन में क्या होता है और लॉन्ग रन में क्या होता है। सबसे पहले बात, प्राइस डिटरमाइन कैसे होता है। प्राइस डिटरमाइन होता कैसे, डिमांड कर्व कैसा होता है बताओ, डिमांड कर्व का शेप कैसा होता है, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग। अच्छा लेफ्ट साइड कौन सा है, राइट साइड कौन सा है, कहाँ से शुरू करूँ, यहाँ से शुरू करता हूँ, और ये क्या है डिमांड कर्व, ठीक है। यहाँ तक पढ़े हुए डिमांड कर्व को, सप्लाई कर्व नहीं पढ़े हो तो मैं सप्लाई कर्व बता दे रहा हूँ। सप्लाई कर्व होता है लेफ्ट टू राइट अपवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। ये अभी तक हम पढ़े नहीं है, जब आएगा चैप्टर में तब पढ़ेंगे, ठीक है। सप्लाई कर्व होता है लेफ्ट टू राइट अपवर्ड स्लोपिंग और डिमांड कर्व होता है लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग। मार्केट में डिटरमाइन कैसे होता है, कितना प्रोडक्ट बिकेगा, किस प्राइस पे बिकेगा, वो होता है ये जौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। जहां पे डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट होता है वो पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पॉइंट डिसाइड होता है। ये हो गया इक्विलिब्रियम प्राइस और ये हो गया इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये हो गया इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब मान लेते हैं कि किसी रीजन से डिमांड बहुत बढ़ गया, शॉर्ट रन है, सप्लाई बढ़ नहीं सकता, मशीन उतना ज़्यादा हमारे पास है नहीं, डिमांड अचानक से बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो क्या होगा बताओ। डिमांड को बढ़ा देता हूँ पहली बात, ठीक है। तो डिमांड को मैं बना दिया यहाँ पे, डिमांड इंक्रीज हो गया, ये D1। किसी भी रीजन से मान लो डिमांड अचानक से बहुत तेजी से बढ़ गया, जैसे कि कोविड में मेडिसिन का हुआ था, ठीक है। ऐसा ही कुछ रीजन हुआ जिससे कि डिमांड अचानक से बहुत तेजी से बढ़ गया, सप्लाई बढ़ नहीं पाएगा क्योंकि लोगों के पास मशीन नहीं है बनाने के लिए, तो सप्लाई उतना का उतना ही है। अब बताओ तुम्हारे हिसाब से क्या होगा, कॉमन सेंस लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ, बताओ प्राइस क्या होगा। दुकानदार के पास उतना ही सामान है, खरीदने वाले लाइन लगा के खड़े हैं, प्राइस बढ़ेगा या कम होगा, बढ़ेगा ऑब्वियसली। देखो ये क्या बोल रहा है, बढ़ा या नहीं बढ़ा, बढ़ा ना प्राइस, ठीक है। तो शॉर्ट रन में क्या होता है, सिर्फ डिमांड चेंज होता है, ठीक है, सिर्फ डिमांड चेंज होता है, सप्लाई कांस्टेंट रहता है, ठीक है। ये इस ग्राफ में हम देखेंगे तो अगर हम इक्विलिब्रियम क्वांटिटी देखेंगे तो ये आ रहा है जिसमें क्वांटिटी भी बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन लॉन्ग शॉर्ट रन में हम लोग सिर्फ डिमांड को बढ़ा सकते हैं, लेकिन जब हमारे पास लॉन्ग रन होगा हमारे पास क्या होगा, हम सप्लाई भी बढ़ा सकते हैं, हम सप्लाई भी बढ़ा सकते हैं। तो अब मान लो बहुत सारे लोग खड़े हैं सामान खरीदने के लिए और बेचने वाले भी बहुत सारे लोग हैं, तो क्या होगा, कॉमन सेंस लगाओ। दुकानदार के पास कंटिन्यूसली सामान आ रहा है, मतलब कोई शॉर्टेज नहीं है, और खरीदने वाले भी बहुत है, क्या होगा, क्या प्राइस बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, प्राइस क्या रहेगा, कांस्टेंट, ठीक है। तो हम लोग ये इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे लॉन्ग रन में सप्लाई और डिमांड दोनों इक्वल रोल प्ले करते हैं किसी भी चीज का प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए कि किस प्राइस में वो प्रोडक्ट बिकेगा। लॉन्ग रन में बोथ डिमांड एंड सप्लाई प्ले इक्वल रोल। लेकिन शॉर्ट रन में हमारे पास सप्लाई को चेंज करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, हम सप्लाई को चेंज ही नहीं कर सकते, हमारे हाथ में नहीं है। तो सिर्फ प्राइस किसके ऊपर डिपेंड हो जाता है, कितना डिमांड आ रहा है उसके, क्लियर है। और अच्छे से क्लैरिटी आएगा जब हम लोग सप्लाई चैप्टर पढ़ेंगे और प्राइस डिटर्मिनेशन पढ़ेंगे। देखना एक चैप्टर है मार्केट चैप्टर, लास्ट चैप्टर 9 या 10 है शायद बुक का, वहां पे हम लोग प्राइस डिटर्मिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है, कि हर एक प्रकार के प्रोडक्ट में किस प्रकार से प्राइस डिटरमाइन होता है। आज तो एक कंपनी एक फोन लॉन्च करता है, मान लो एक कंपनी आईफोन, एक एप्पल एक आईफोन लॉन्च किया, ठीक है, उसका प्राइस कैसे डिटरमाइन किया, रात को सपना आया उसको, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग तो 10-20 हजार है, बेच रहा है वो 1 लाख में,
तो उसको सपना आया क्या 1 लाख में बेचना है, पता कैसे चला कितने में बेचना है? डिमांड अभी तक तो मार्केट गया नहीं, प्रोडक्ट मार्केट में गया नहीं है, तो पता कैसे चलेगा? डिमांड आएगा या नहीं आएगा कैसे पता चलेगा? वो तो अभी तक प्रोडक्ट मार्केट में गया नहीं है, तो कुछ तो रूल होगा। और ऐसा नहीं कि सिर्फ एप्पल कंपनी ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है, हर कंपनी कर रहे हैं। हर कोई हर एक प्रोडक्ट को लॉन्च जब भी कर रहा है उसको प्राइसिंग को लेके प्रॉब्लम आ रहा है। तो वो प्राइस डिटर्मिनेशन होता कैसे है और हम लोग किस बेसिस पे किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस को डिटरमाइन करते हैं? अगर तुम सोचोगे कि कितना कॉस्ट आ रहा है उस पर थोड़ा मोड़ा प्रॉफिट जोड़ लो और बेच दो, तो फिर आईफोन का दाम 20,000 होता, क्योंकि आईफोन को बनाने का खर्चा 15-17 हज़ार रुपए मुश्किल से होगा, मुझे आइडिया नहीं है लेकिन होगा उतना, ठीक है। उस पर अगर 5-10 हज़ार रुपए प्रॉफिट जोड़ भी लो तो 20,000-25,000 में बेचता, लेकिन वो बेच 1 लाख रुपए में रहा है, ठीक है। तो कुछ तो सोचा होगा, फिर भी बिक रहा है। अब ऐसा भी तो होता कि वो अपने मर्जी से रात को सपना आता 1 लाख रुपए में आईफोन का प्राइसिंग कर देता, अगले दिन कोई खरीदता ही नहीं उससे आईफोन। ऐसा भी तो हो सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं कभी। तो कुछ तो रीजन होगा, कुछ तो पढ़ाई लिखाई करके वो किया होगा ना प्राइसिंग। तो वो हम लोग पढ़ेंगे प्राइस डिटर्मिनेशन चैप्टर में, ठीक है। हमारा है प्राइस डिटर्मिनेशन चैप्टर, वहां पे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलो एक और छोटा सा पॉइंट बाकी था, वेरिएबल फैक्टर एंड फिक्स्ड फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर एंड फिक्स्ड फैक्टर। सबसे पहला वेरिएबल फैक्टर क्या होता है, मीनिंग बताओ। वेरिएबल फैक्टर जो फैक्टर को हम शॉर्ट रन में चेंज कर सकते हैं, या फिर हम इसको ऐसा बोलें, अगर प्रोडक्शन के चेंज होने से जो फैक्टर बार बार चेंज होता है उसको बोलेंगे वेरिएबल फैक्टर, है ना। लिखना, वेरिएबल फैक्टर refers to those factors which can be changed the short run, which can be changed in the short run, ठीक है। फिक्स्ड फैक्टर में लिखना, फिक्स्ड फैक्टर refers to those factors which cannot be changed the short run, the short run, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, रिलेशन विद आउटपुट। बताओ क्या रिलेशन होता है वेरिएबल फैक्टर का? प्रोपोर्शनेट रिलेशन होता है, जिस रेशियो से आउटपुट बढ़ेगा उसी रेशियो से इनपुट बढ़ेगा, ठीक है। लिखना यहाँ पे, they vary directly, ठीक है। दे वेरी डायरेक्टली विथ आउटपुट, ब्रैकेट में प्रोपोर्शनेटली लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना है तो मत लिखो। दे डू नॉट वेरी विथ, दे डू नॉट वेरी विथ आउटपुट, ठीक है। आखिरी में बताओ एग्जांपल, लेबर और रॉ मटेरियल और इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल मेंटेनेंस, फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी और हो गया तो फ्यूल और, ठीक है। फिक्स फैक्टर में लैंड, बिल्डिंग, ईटीसी, ठीक है। वेरिएबल फैक्टर और फिक्स्ड। अब चलते हैं और क्या बचा हुआ है देखते हैं। लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक और बचा है इस चैप्टर में। चैप्टर खत्म हो गया तो समझ रहे हो क्या होने वाला है? कब? संडे को। और देना क्या है? देना क्या है? मैंडेटरी। देना क्या है? मैंडेटरी, वो भी ऑफलाइन मोड में, ठीक है। वो फिर घर में बात कर लेंगे हम लोग, क्यों नहीं दे पाया, बस और क्या। नहीं, टेस्ट तो देना ही पड़ेगा, रीटेस्ट होगा, रीटेस्ट होगा, वो फिर देख लेंगे। उसका उसका स्पेशल इंतजाम है हमारे पास, ठीक है। चलो, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल।
लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल ब्रैकेट में लिखना लॉन्ग रन, लॉन्ग रन ब्रैकेट में लिखना लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में क्या होता है? लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। अच्छा, पहले लॉन्ग रन होता क्या है? एक ऐसा टाइम पीरियड जहां पे ऑल द फैक्टर्स क्या है? वेरिएबल है, मतलब कोई भी फैक्टर अब यहाँ पे फिक्स नहीं है, हम जो चाहें वो चेंज कर सकते हैं। हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो नया टेक्नोलॉजी ला सकते हैं, मशीन नहीं है तो मशीन खरीद सकते हैं, लैंड नहीं है तो लैंड खरीद सकते हैं, बिल्डिंग नहीं है तो बिल्डिंग बनवा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं हम यहाँ पे। मतलब हमारे पास किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हमको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करना है। ठीक है, अब देखते हैं लॉन्ग रन। Return to scale refers to a change in output when all the factors input are changed simultaneously in the same proportion in the long run. When a firm changes the quantity of all input in the long run, it changes its scale of production. अरे ये स्केल का क्या मतलब होता है? स्केल का क्या क्या हो गया? स्केल का क्या मतलब होता है? वो वाला स्केल नहीं जो मतलब लार्ज स्केल स्मॉल स्केल पढ़ो ना। स्केल ऑफ प्रोडक्शन मतलब उसका कैपेसिटी कितना है। वो अगर हर एक चीज चेंज कर रहा है, एक फॉर्म बिल्डिंग भी चेंज कर रहा है, लैंड भी चेंज कर रहा है, मशीन भी चेंज कर रहा है, ऑब्वियसली वो अपना स्केल को बढ़ा रहा है, इंक्रीज कर रहा है ना, इसीलिए इसका नाम पड़ा रिटर्न टू स्केल। अब तीन टाइप का स्टेज होता है, एक होता है इंक्रीजिंग रिटर्न, फिर कांस्टेंट रिटर्न और डिमिनिशिंग रिटर्न। वहां पे क्या क्या तीन स्टेज होता था? शॉर्ट रन में क्या क्या तीन स्टेज होता था? एक तो इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग रिटर्न। यहाँ पे क्या क्या तीन स्टेज है? यहाँ पे सबसे पहला स्टेज है इंक्रीजिंग रिटर्न, उसके बाद स्टेज है कांस्टेंट रिटर्न और उसके बाद है डिमिनिशिंग। ठीक है, तो तीन प्रकार का स्टेज। सबसे पहला स्टेज में चलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न। देखो कितना सिंपल है, एक्सट्रीमली सिंपल कॉन्सेप्ट है रिटर्न टू स्केल का। सबसे पहला इंक्रीजिंग रिटर्न, अगर हम इनपुट जिस रेशियो से इंक्रीज किए हैं, आउटपुट उससे ज्यादा स्पीड से इंक्रीज हुआ, तो उसको बोलेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न। क्या मतलब? मान लो पहले हम 100 यूनिट रॉ मटेरियल डालते थे, 100 किलो रॉ मटेरियल डालते थे, ठीक है, हमारा आउटपुट निकलता था 50 kg ऑफ फिनिश प्रोडक्ट। ठीक है, पहले। अब हम क्या किए? 200 kg रॉ मटेरियल डालने लग गए। इंक्रीज कितना का हुआ? 100% का इंक्रीमेंट हुआ। अगर आउटपुट मेरा 110 kg आया, अगर आउटपुट मेरा 110 kg आया, तो कितना तेजी से इंक्रीज हुआ? ये 120% से। इसको बोलेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न। ठीक है, जिस स्पीड से रॉ मटेरियल इंक्रीज होगा, जिस स्पीड से इनपुट इंक्रीज होगा, आउटपुट उससे ज्यादा तेजी से इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम इंक्रीमेंट के लिए क्या देखते हैं? यहाँ पे हम लोग परसेंटेज चेंज देखते हैं। ठीक है, जिस परसेंटेज चेंज से इनपुट इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है, उससे ज्यादा से आउटपुट इंक्रीज या फिर डिक्रीज होना चाहिए। ठीक है, इसको बोलेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न। कांस्टेंट के लिए क्या होगा बताओ तुम खुद? 100 है तो ये भी 100 होगा, मतलब अगर ये 100% से इंक्रीज हुआ है तो ये भी क्या होगा? 100, ये भी 100% से इंक्रीज होगा। मतलब जिस रेशियो से रॉ मटेरियल को इंक्रीज किए हैं, उसी रेशियो से फिनिश प्रोडक्ट भी अगर इंक्रीज हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। और आखिरी वाला कॉमन सेंस बोलो। ये मान लो 100% से हुआ है और ये कितना हो गया? ये हो गया कितने से इंक्रीज हुआ? 80% से। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? डिक्रीजिंग रिटर्न। जिस रेशियो से रॉ मटेरियल इंक्रीज हुआ है, उससे कम से हमारा क्या होगा? आउटपुट इंक्रीज होगा। मतलब डिक्रीजिंग रिटर्न का मतलब ये नहीं है कि रॉ मटेरियल इंक्रीज होगा और आउटपुट 50 से कम होकर 40 हो जाएगा। रेशियो को देखना है हमेशा। ठीक है, किस रेशियो से इंक्रीज हो रहा है? रॉ मटेरियल 100% से इंक्रीज हुआ, आउटपुट लेकिन सिर्फ 80% से इंक्रीज, तो इसको हम बोलेंगे क्या? डिक्रीजिंग रिटर्न। क्लियर है? चलो पढ़ते हैं एक बार, फिर चैप्टर का होगा कंप्लीट, है ना। हाँ, रॉ मटेरियल जब मैं बोला मतलब सारा रॉ मटेरियल, उसमें लेबर भी आ गया, लेबर का प्रोपोर्शन भी आ गया, जो रॉ मटेरियल हम यूज कर रहे हैं वो भी आ गया, मशीन भी आ गया, लैंड भी आ गया, बिल्डिंग, क्योंकि सारे फैक्टर सब क्या है? वेरिएबल है, तो वो रॉ मटेरियल के अंदर सब कुछ आ गया, सब कुछ हम उसी रेशियो से इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है,
पॉइंट नंबर 1, व्हेन प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन टोटल आउटपुट इज मोर देन प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन इनपुट, जब आउटपुट ज्यादा से इंक्रीज होता है और इनपुट कम से होता है, it is increasing return to, it means that if all the input are increased by 100%, सभी इनपुट को हम 100% से इंक्रीज किए, then the output increases by more than 100%, अगर आउटपुट उसके बाद more than 100% से राइज होगा तो उसको बोलेंगे क्या, इंक्रीजिंग रिटर्न। ठीक है, उसके बाद कांस्टेंट रिटर्न, किसको बोलेंगे कांस्टेंट रिटर्न, व्हेन प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन टोटल आउटपुट इज इक्वल टू प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन इनपुट, जब आउटपुट का जो इंक्रीमेंट है वो किसके साथ इक्वल होगा, इनपुट के साथ इक्वल होगा, मतलब दोनों 100% से। ठीक है, और आखिरी डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल, किसको बोलेंगे डिमिनिशिंग रिटर्न, व्हेन प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन टोटल आउटपुट इज लेस देन प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन इनपुट, it is diminishing return to scale. It means if all the input are increased by 100%, then output increased by less than 100%. क्लियर है, कोई डाउट नहीं, सबका सब क्लियर, इधर बताओ ऑनलाइन जितने हैं, यहां तक सब क्लियर, और तो कुछ नहीं बचा इस चैप्टर में, अब कुछ न्यूमेरिकल बचा है, क्यों अगली क्लास आज क्या है, फिर एग्जाम्पल फिर से बताइए, चलो एग्जाम्पल फिर से लेते हैं। हाँ हो गया हो गया, इधर 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 देखो, एक एग्जाम्पल इसका लॉन्ग रन का बताओ, तो एक एग्जाम्पल कृष्णा, लॉन्ग रन के एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लॉन्ग रन में बिजनेस करना और शॉर्ट रन में बिजनेस करना क्या क्या होता है, ठीक है, लॉन्ग रन क्या होता है, लॉन्ग रन क्या होता है, एक एग्जाम्पल लॉन्ग रन का एग्जाम्पल, वो तो फैक्टर हो गया ना प्रद्युमन, लॉन्ग रन का कोई भी बिजनेस का एग्जाम्पल दे दो, जैसे कि देखो देखो ना हो पाई तुमसे, मैं ही बता दूं, देखो मान लो एक बिजनेस है, एक फैक्ट्री, क्या बनाएंगे फैक्ट्री में, बोलो, मोबाइल बना, ये मोबाइल फैक्ट्री है, ठीक है। अब बहुत ज्यादा डिमांड आ रहा है, बहुत लोग वेले बैठे हैं, मोबाइल का डिमांड आ रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है, हाँ लॉकडाउन में घर में हर आदमी मोबाइल खरीदने निकला, डिमांड बहुत तेजी से आ रहा है, ठीक है, हम लोगों को प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, तो हम अब क्या किए, ये हमारा फैक्ट्री था, इसके बगल वाला जमीन फिर से खरीदिए और यहाँ पे एक और फैक्ट्री लगा दी, मतलब यहाँ पे हम लोग डेली कितना, जो डेली यहाँ पे हम लोग ये जितना का कैपेसिटी था उतना ही एग्जैक्टली यहाँ पे एक और फैक्ट्री हम लोग, ठीक है, तो हमारा जो रॉ मटेरियल, हमारा जो टोटल इनपुट था वो अब क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, पहले जितना साइज का मेरा फैक्ट्री था, बगल में मैं क्या किया, बगल वाला जमीन खरीद के एक और फैक्ट्री उतना ही बड़ा बना दिया और दोनों को मिला के टोटल एरिया को बड़ा कर लिया, ठीक है। अब सारा फैक्टर कितने परसेंट से इंक्रीज हो गया, 100% से सारा फैक्टर इंक्रीज हो गया रॉ मटेरियल, ठीक है। अब अगर दोनों फैक्ट्री का मिला के आउटपुट, मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं, पहले मैं इनपुट डालता था जिसमें से आउटपुट मेरा निकलता था 1000 यूनिट, ये पहले ऐसा होता था, ठीक है। अब मान लो फैक्ट्री को बड़ा करने के बाद इनपुट कितने परसेंट से राइज हुआ है, 100% से राइज हुआ इनपुट, ठीक है। अब फैक्ट्री को बड़ा करने के बाद मान लो मेरा प्रोडक्शन आ रहा है केस नंबर 1 में 2500 यूनिट, तो कितने परसेंट से इंक्रीमेंट हुआ आउटपुट का, 150% से। केस 2 में अगर मान लो मेरा आउटपुट आ रहा है 2000, कितने परसेंट से इंक्रीमेंट हुआ, 100%, और केस 3 मान लो मेरा आउटपुट आ रहा है 1800, तो कितने परसेंट से इंक्रीमेंट हुआ, इनपुट हर बार 100% से ही राइज हो रहा है, मतलब टोटल इनपुट डबल हो गया। अब टोटल इनपुट का मतलब सिर्फ रॉ मटेरियल नहीं है, लेबर भी आ गया इसके अंदर, मशीन भी आ गया, लैंड भी आ गया, बिल्डिंग भी आ गया, टेक्नोलॉजी भी आ गया, सब कुछ आ गया, ठीक है। सभी इनपुट को मैं 100% से इंक्रीज कर दिया,
आउटपुट फर्स्ट केस में कितने से राइज हुआ? 150% से। इनपुट 100% से बढ़ा, आउटपुट 150% से बढ़ा, इसको बोलेंगे क्या? इंक्रीजिंग। ठीक है। केस नंबर 2 में आउटपुट 100%, इनपुट 100% से बढ़ा, आउटपुट भी 100% से ही बढ़ा, मतलब जितना एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल डाले उतना एक्स्ट्रा हमारा आउटपुट निकल गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। और आखिरी में जितना से हम लोग इनपुट डाले आउटपुट उससे कम आया, मतलब 100% का इनपुट एक्स्ट्रा डाले थे लेकिन आउटपुट सिर्फ 80% से राइज हुआ, इसको बोलेंगे हम लोग डिमिनिशिंग। ये है स्टेज नंबर 1 और क्लियर है? अच्छा, क्या किसी फैक्ट्री का तीनों स्टेज आता है? कौन से स्टेज में हम ऑपरेट करेंगे? सोचो तो, कौन से स्टेज में हम लोग ऑपरेट करेंगे? कौन बताता है, देखते हैं। कौन से स्टेज में ऑपरेट करें? स्टेज 1 में करें, 2 में करें, 3 में करें? सोच लो पहले, हाँ बोलने से पहले सोच। 1, 2, इधर सौम्य बोल रहा है 2, राजोलिन भी बोल रही है 2। थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। क्या ये हमारे हाथ में है? क्या ये हमारे हाथ में है हम कौन से स्टेज में ऑपरेट करेंगे? क्या यहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा है कि हम लोग धीरे धीरे लेबर को इंक्रीज कर रहे हैं, हमारे पास ऑप्शन है कि कल से लेबर इंक्रीज करना बंद कर दो? ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास? ऐसा रॉ मटेरियल में लेबर कहाँ बढ़ाए? 100% से सारा इनपुट को बढ़ाए थे, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, लेबर हो, या फिर कुछ और हो, लैंड हो, बिल्डिंग हो, टीवी हो, एसी हो, फ्रिज हो, सब कुछ 100% से हम लोग इंक्रीज कर दिए। अब हमको क्या देखने को मिल रहा है? या तो स्टेज 1, या तो स्टेज 2, या तो स्टेज 3, ये हमारे हाथ में नहीं। ठीक है, ये हम लोग, ऐसा नहीं हो सकता कि आज हम लोग स्टेज 1 में ऑपरेट कर रहे हैं, कल हम स्टेज 2 में करेंगे, परसों हम स्टेज 3 में करेंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वो शॉर्ट रन था, शॉर्ट रन में हमारे पास ऑप्शन था कि हम लेबर कितना बढ़ाएंगे, 3 लेबर को एम्प्लॉय करें, 4 को करें, 5 को करें, 6 को करें, कितना लेबर को एम्प्लॉय करें, वो हमारे हाथ में था, वो होता है शॉर्ट रन। लॉन्ग रन में बगल में फैक्ट्री बैठा दिए, अब जो डिसीजन लेना है वो डिसीजन क्या है? लेबर लगा, फैक्ट्री है, संडे को खोलें, मंडे को बंद रखें, ट्यूसडे को खोलें या नहीं खोलें, ये डिसीजन लेना है। वो डिसीजन कौन सा डिसीजन है? वो शॉर्ट रन का डिसीजन। लॉन्ग रन का डिसीजन क्या होता है? फैक्ट्री बैठाना है, जमीन खरीदना है, बिल्डिंग बनाना है, जो फिक्स्ड फैक्टर था उसका डिसीजन होता है लॉन्ग रन का। अब प्रोडक्शन कितना करना है, कम करना है या ज्यादा करना है, वो डिसीजन किसका है? शॉर्ट रन वाला डिसीजन है, कि लेबर को संडे को बुलाएं एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करने के लिए या नहीं बुलाएं, 3 लेबर को बुलाएं या 4 लेबर को बुलाएं, 4 को बुलाएं या 5 को बुलाएं, वो कौन सा डिसीजन है? वो शॉर्ट रन का डिसीजन। ठीक है, लॉन्ग रन में डिसीजन नहीं ले सकते हम लोग कि हम स्टेज 1 में ऑपरेट करेंगे, 2 में करेंगे या 3 में करेंगे। लॉन्ग रन एक ऐसा सिचुएशन होता है जहां पे हम अगर 100% इनपुट डाल दिए हैं, अब हमको देखना होता है कि आउटपुट कितना आ रहा है। ठीक है, ये हमारे हाथ में नहीं होता। ठीक है, फेज 2 ऐसा नहीं है, फेज 2 हाँ वो शॉर्ट रन में होता है, फेज 2 में। ठीक है, शॉर्ट रन में हम लोग फेज 2 में ऑपरेट करेंगे, क्योंकि डिसीजन मेकिंग कहाँ पे होता है? डिसीजन मेकिंग होता है शॉर्ट रन में हमेशा। जो भी फैक्ट्री प्रोडक्शन डिसीजन लेता है वो कौन से टर्म में लेता है? वो शॉर्ट रन में लेता है, कि संडे आज लेबर कितना बुलाना है, कल कितना बुलाना है, परसों कितना बुलाना है, वो शॉर्ट रन का डिसीजन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन आ जाए कि कौन से स्टेज में हम ऑपरेट करेंगे, तो मत करके आना क्वेश्चन, ग्रेस मार्क मिलेगा। ठीक है, जो भी टीचर दिया होगा उसको बाद में समझ में आएगा कि क्यों दिया है वो, तब वो करेगा। लेकिन शॉर्ट रन में आ सकता है क्वेश्चन कि हम कौन से फेज में ऑपरेट करेंगे, क्योंकि शॉर्ट रन में प्रोडक्शन डिसीजन लिया जाता है, जिसमें हम लोग डिसीजन लिए थे कि हम लोग फेज नंबर 2 में ऑपरेट करेंगे। ठीक है, लेकिन लॉन्ग रन में ऐसा नहीं होता है। क्लियर है? इधर क्लियर है? जिसको थोड़ा मोड़ा डाउट है वो और भी क्लियर हो जाएगा जैसे जैसे आगे के चैप्टर्स पढ़ोगे। ठीक है, क्लियर है? और कोई डाउट बोलो फटाफट, सबको सब आता है? क्वेश्चन करते करते बाई चांस निकले। चलो तो क्वेश्चन होमवर्क लिखते हैं। नहीं, मैं वो व्हाट्सएप करूंगा पीडीएफ। ठीक है, उसमें से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ठीक है, प्रैक्टिस करना है मतलब ऐसे नहीं कि रफ में प्रैक्टिस करना है, कॉपी में करना है बैठ के। ठीक है, अब दे रहा हूं मैं क्वेश्चन, कितना तो दूंगा बता दे रहा हूं।
एक दो तीन चार, चार तो ये क्वेश्चन हो गया, और बस 4 क्वेश्चन और 41 एमसीक्यू क्वेश्चन दूंगा। 4 रिटन क्वेश्चन और 41 एमसीक्यू क्वेश्चन, ठीक है। इसको करना है टेस्ट से पहले तक, मतलब संडे से पहले, ठीक है। हाँ, तो फ्राइडे क्लास है तो फ्राइडे, ठीक है। टेस्ट जब होगा उसके पहले तुम्हारा होमवर्क भी कंप्लीट होना चाहिए, पढ़ाई भी कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। चलो, क्या? हाँ, मैं कभी भी चेक करूंगा। टेस्ट यहाँ पे आके देना है, और दोनों होगा, मिक्स होगा। कुछ एक दो क्वेश्चन रिटर्न होगा, बाकी एमसीक्यू होगा। बताएंगे, आएगा टाइम, ठीक है। 4 तो रिटर्न क्वेश्चन है, जिसमें न्यूमेरिकल भी है, मार्जिनल प्रोडक्ट कैलकुलेट करना, टोटल प्रोडक्ट कैलकुलेट करना। वो सब मैं करवाया नहीं क्लास में, क्योंकि वो तुम उस टाइम पे किए थे। कंज्यूमर बिहेवियर वाले चैप्टर में यूटिलिटी कैलकुलेट किए थे, मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी, है ना। सेम एग्जैक्ट सेम फॉर्मूला, इसलिए मैं यहाँ पे क्लास में क्वेश्चन नहीं करवाया। अब नेक्स्ट चैप्टर जो हम पढ़ेंगे वो क्या है? कॉस्ट, जो कि हम लोग कल से पढ़ेंगे, है ना। चलो ठीक है, तो कल से हम लोग कॉस्ट पढ़ेंगे। चैप्टर को पढ़ते रहना, संडे को 100% टेस्ट होगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन रिटर्न होंगे, कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू होगा। सभी को मैंडेटरी है सेंटर में आके टेस्ट देना, जो बरगढ़ के स्टूडेंट है उनको। जो बरगढ़ से बाहर है उनके लिए ऑप्शनल है। सेंटर में आ पाए तो बेटर है, ना आ पाए तो वो लोग ऑनलाइन दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, वैक्सीन शुरू हो गया ना तुम लोग का? लगवा लो जल्दी जल्दी फटाफट। सब लगा लिए? स्कूल वाले लगवा दिए क्या? नहीं, लगवा लो वैक्सीन लगवा लो, बहुत जल्दी लगवा लो, बढ़िया रहेगा। चलो ठीक है। ठीक है, तो बाकी का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। बाय बाय।